हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट का जितना भी बेसिक पार्ट था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे आपका डिजाइन फिलॉसफी ऑफ आरसीसी के बारे में। डिजाइन फिलॉसफी में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो यूज किए जाते हैं आपके आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं मेनली आपके पास तीन टाइप्स के मेथड होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, उसके बाद आता है अल्टीमेट लोड मेथड और उसके बाद आता है आपके पास लिमिट स्टेट मेथड्स। आपको अल्टीमेट लोड मेथड अभी नहीं करना है, पहले हम इन दोनों ही मेथड का डिफरेंशिएट आपको बताऊंगा। क्लियर है? क्योंकि कभी-कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको याद रखना कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इस मेथड्स को किन-किन नाम से जाना जाता है। जब हम बात करते हैं 1960 में, तो 1960 में जो सबसे पहला मेथड आया था वो यही मेथड था। कौन सा? आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस किए गए और चेंजेस जब यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स देखी गई तो कहीं ना कहीं दूसरा मेथड यूज करने लग गए। तो 1978 के राउंड में आपका अल्टीमेट लोड मेथड भी आ चुका था और आप लेटेस्ट जो मेथड स्टडी कर रहे हैं वो आप अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड्स को कवर कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के मुताबिक। क्लियर है? थोड़ा सा एक नजर डालते हैं इनके नेम के ऊपर। क्लियर है? नेम इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम और किस मेथड के नाम से जानते हैं सर? इसको इलास्टिक मेथड के नाम भी दिया जाता है। कौन सा मेथड सर? इलास्टिक मेथड नाम दिया जाता है, बिल्कुल सही। और सर इसका और क्या नाम हो सकता है? सर इनको सेंट्रोइडल मेथड के नाम से भी जाना जा सकता है और इसको सर एक्सिस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और क्या हो सकता है सर? इसको हम मॉड्यूलर रेशो मेथड के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सर? मॉड्यूलर रेशो मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। इसको क्या नाम से जान सकते हैं हम? इसको आप एक और नाम है ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। तो बहुत बारी इंटरव्यू में क्या किया जाता है, आपको नाम अलग अलग बोल दिए जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या लगता है कि सर हमने ये तो स्टडी किया ही नहीं है। देखिएगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अलग अलग नेम है। कौन कौन से? ट्रेडिशनल मेथड, इलास्टिक मेथड, एक्सिस मेथड, सेंट्रोइडल मेथड, मॉड्यूलर रेशो मेथड और एजिटेड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसी तरह से हम बात करते हैं जब लिमिट स्टेट मेथड की, तो इस मेथड को आपका सेफ मेथड के नाम से या स्ट्रेंथ मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको या तो हम सेफ मेथड के नाम से जान सकते हैं या फिर इसको हम स्ट्रेंथ मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन मेथड का यूज क्यों करते हैं? देखिएगा, हम डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन के लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? एरिया रिक्वायर्ड। आपका जितना ज्यादा एरिया होगा आपका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा सेफ बनने की कोशिश करेगा। ये कंसेप्ट कहां से आया? स्ट्रेस क्या होता है आपके पास? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर आप एरिया को बाहर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल सा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। प्रीवियस डाटा है, इस तरह आप नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर रहता है यहाँ पे वो कैसा रहता है? लीनियर रहता है। किस केस में सर? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर रहता है स्टूडेंट, वो नॉन लीनियर रहता है। कैसा रहता है? नॉन लीनियर रहता है। अब आता है कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, इट आल्सो नोन एज प्लास्टिक डिजाइन मेथड। इसको आप प्लास्टिक डिजाइन मेथड के नाम से जानते हैं और अगर हम बात करते हैं इसको, तो इट इज आल्सो नोन एज इलास्टिक डिजाइन मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया है? ये क्या है? जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये स्ट्रेस बेस्ड मेथड है या स्ट्रेन बेस्ड मेथड है? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका स्ट्रेस बेस्ड मेथड है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड आपका स्ट्रेन बेस्ड मेथड है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है? उसके बाद आता है सर, जब भी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है सर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, कंक्रीट की, तो इसके दो केस बनते हैं। एक होता है सर आपका कंप्रेशन और दूसरा कौन सा होता है सर? आपका बेंडिंग इन कंप्रेशन। पूरा लिख देता हूं। एक होता है सर बेंडिंग इन कंप्रेशन रहता है और दूसरा कौन सा रहता है सर? आपका डायरेक्ट कंप्रेशन रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग इन कंप्रेशन में जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है वो कितना किया जाता है सर? 3 किया जाता है और डायरेक्ट कंप्रेशन में कितना किया जाता है सर? 4 किया जाता है।
क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाता है, बट जब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो वहां पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं किया जाता है डियर। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी आपके पास? यस सर। बट जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड की तो यहाँ पर हम एक सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं, जिस सेफ्टी फैक्टर का नाम दिया गया है आपके पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। क्लियर है, जहां पे जो कंक्रीट का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो आपके पास 1.5 होता है और जबकि स्टील का 1.15 होता है। क्लियर है सर। कंक्रीट का ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट को हम सेफ बना रहे होते हैं। क्लियर है। और कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है सर? साइट पे प्रिपेयर किया जाता है। जब साइट पे प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिनको मद्देनजर रखते हुए इसको सेफ बनाया जाता है। वहाँ पे प्रॉपर कंपैक्शन होना चाहिए, आपका सीमेंट का स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज में होना चाहिए। क्लियर है। वाटर की क्वालिटी का पीएच शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो यहाँ पर आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, आपका जो वहाँ पे टेम्परेचर रहना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए। क्लियर है, ये आप जान सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला क्लियर हुआ आपके पास? यस सर, ये भी क्लियर हुआ, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने क्या कहा था कि मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर करूंगा, बट इसने क्या कहा था कि सर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर मानूंगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है। अब आता है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये सर किस टाइप की अप्रोच है? तो ये आपके पास एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, जबकि हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड की तो किस टाइप की अप्रोच है? ये सर एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। यहीं से गेट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिमिट स्टेट मेथड है वो किस टाइप की अप्रोच है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है या प्रोबेबिलिस्टिक? तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। क्लियर है। अगर हम बात करके वर्किंग स्ट्रेस मेथड के तो सेक्शन कैसे बनते हैं? थीकर बनते हैं। अब जब सेक्शन थीकर बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेक्शन क्या होगा सर? इकोनॉमिकल होगा। बट यहाँ पे जो सेक्शन बनते हैं वो कैसे बनते हैं सर? थीनर सेक्शन बनते हैं। बट सेक्शन क्या होगा जब थीनर बनेंगे तो थोड़ा कॉस्टली बनेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की थी किसकी? वर्किंग स्ट्रेस मेथड की और लिमिट स्टेट मेथड की। अब यहाँ पे आता है सर आपके पास एक और मेथड जो बीच में आया इन बिटवीन WSM एंड लिमिट स्टेट मेथड, उसको नाम दिया इसने अल्टीमेट लोड मेथड। इस अल्टीमेट लोड मेथड को एक किसी साइंटिस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था विटनेस। तो इस मेथड को हम एज ए विटनेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं सर? विटनेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विटनेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा सर कि जो यहाँ पे आउटर मोस्ट साइड पर स्ट्रेन इन कंप्रेशन होता है, स्ट्रेन इन कंप्रेशन होता है वो कितना होता है? स्ट्रेन इन कंप्रेशन होता है 0.003 होता है इंस्टेड ऑफ 0.0035। मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में? मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था। तो मैंने कहा था कि जो आपके पास 0.002 तक कर्व कैसा रहता था सर? पैराबोलिक। और 0.002 से लेकर 0.0035 तक कैसा रहता था सर? लीनियर, यानी कि कांस्टेंट। बट विटनेस थ्योरी ने 0.035 की जगह उसने क्या लिया था सर? 0.003 लिया था। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से कर्व यहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि 0.002 तक रहा होगा आपके पास, लीनियर ही रहा होगा 0.002 और उसके बाद यहाँ पे 0.003 उसने इंस्टेड 0.0035 की जगह उसने क्या लिया सर आपका? उसने यही लिया 0.003। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है यहाँ पर कि इस विटनेस थ्योरी से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ से हम एवरेज स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज स्ट्रेस फाइंड आउट, एवरेज जो स्ट्रेस रहेगा वो क्या रहेगा सर? एवरेज स्ट्रेस वो रहेगा 0. ध्यान रखना 85 FC के रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास कि डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, जो डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम वो कितना रहेगा सर आपके पास? वो रहेगा सर 0.537D रहेगा। क्लियर है, तो वो पॉइंट्स है। पहला तो याद रखना कि अल्टीमेट लोड को हम कौन सी थ्योरी के नाम से जानते हैं सर? विटनेस थ्योरी। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट फाइबर पे जो आपका स्ट्रेन रहता है वो कितना रहता है सर? 0.03 रहता है। क्लियर है, एवरेज स्ट्रेस
फाइंड आउट करता है, जो क्या होता है सर 0.85 FCK होता है। यहाँ पे जो आपका डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कितना लिया जाता है सर 0.5370। हालांकि आपका रहता है डायग्राम कैसा, पैराबोलिक, क्लियर है, बट उस पैराबोलिक को बाय यूजिंग द कैलकुलेशन कैसे मानते हैं हम सर, उसको एज ए रेक्टेंगुलर मानते हैं, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं किसकी सर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वहां पे हम एक मॉड्यूलर रेशो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर आप, एक मॉड्यूलर रेशो। ठीक है, यहाँ पे हम मॉड्यूलर रेशो यूज करते हैं। मॉड्यूलर रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये हम लिमिट स्टेट मेथड में करते हैं, बट जब वर्किंग स्ट्रेस में बात करेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोड क्या दिया आपके पास 280, ये याद रखना आपने, 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन है, क्लियर है। तो इसके लिए टेबल है, बट इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए सर ये परमिसिबल स्ट्रेस होता क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ परमिसिबल स्ट्रेस की, तो परमिसिबल जो स्ट्रेस होता है आपके पास वो होता है सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको मैं FCK से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब देखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम बात करेंगे बेंडिंग इन कंप्रेशंस की, तो आप कितना लोगे सर, बेंडिंग इन कंप्रेशन में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे सर, 3 लोगे। और अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट में तो यहाँ पे कितना लेंगे, 4। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे लिया जाएगा सर 3, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो सर यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा वो 4। तो आप निकाल सकते हैं जो भी ग्रेड है, जैसे M15 है, FC के जगह 15 कीजिएगा और डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 15 डिवाइड बाय 3 तो आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, बेटर है, कभी कभी आपको अगर वैल्यू याद नहीं हो तो आपको ये पता होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग के केस में 3 लेना है और डायरेक्ट टेंशंस के केस में आपको 4 लेना है, क्लियर है। इसी तरह से हमने कुछ वैल्यू स्टील्स के लिए भी देखी थी, तो स्टील्स के लिए भी आप देख सकते हैं। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील किस पे डिपेंड करता है कि सर उसका डाया कितना है। अगर आपका डाया सर 20 हो और 20 से कम हो, ध्यान दीजिएगा, अगर सर डाया 20 हो और 20 से कम हो तो 250 ग्रेड के लिए कितना रहेगा सर, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, 415 के लिए 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, और 500 के लिए सर 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, क्लियर है। उसी तरह से अगर आपका डाया सर 20 से अबव हो तो आपको कितना रखना है, माइल्ड स्टील के लिए 130 रखना है, आपका HYSD के लिए 230 रखना है, ठीक है, और उसी तरह से HYSD के लिए आपके पास 275 रखना है। देखिएगा HYSD 415 और 500 है, क्लियर है। उसी तरह से जब हम बात की तो टेंशंस की बात की है, कंप्रेशंस में भी देख लीजिएगा। कंप्रेशंस में माइल्ड स्टील में सर 130 रहेगा, HYSD 415 के लिए 190 रहेगा, और HYSD 500 के लिए आपका अगेन 190 रहेगा, क्लियर है। तो ये जो टेबल्स थे, ये टेबल्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ऐसे में स्टूडेंट इन पॉइंट्स को स्किप कर देता है। तो इस लेक्चर्स में हमने जाना कि आपके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तीनों मेथड्स के बारे में, जिसको हमने एज ए डिजाइन फिलॉसफी का नाम दिया डियर। मिलते हैं हम आपको नए लेक्चर्स में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड्स के बारे में।